गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे और अपने मम्मी पापा की सारी बातें मान रहे होंगे। स्कूल से जो टास्क मिल रहे होंगे वो ज़रूर आप कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमने एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन देखा था। और वो एप्लीकेशन क्या था कि जो एयर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट जो करने का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही कर रहे थे। अगर हम डिस्टिलेशन की बात करें तो हमने डिस्टिलेशन में दो तरह के डिस्टिलेशन पढ़े थे, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम नॉर्मल सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं? जब टेम्परेचर डिफरेंस जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो मिक्सचर होता है उनके टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंट होता है। और वहीं अगर टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम होता है तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। और हमने देखा भी था कि कैसे फ्रैक्शंस का यूज़ होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड था उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे थे उसमें कैसे माइन्यूट से डिफरेंसेस थे सिर्फ। ठीक है, आज का टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन का एक और ये मेथड है जिस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्रिस्टल क्या होता है कि कोई एक ऐसा सबस्टेंस जो कि सॉलिड फॉर्म में हो और प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे अगर हम नमक की बात करें तो जो हम पाउडर्ड फॉर्म में नमक हम खाते हैं, तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग नमक के बड़े बड़े टुकड़े यूज़ किया करते थे, उसको पीस के फिर खाते थे। तो दो हमारे पास ऑप्शंस हुआ करते थे, या तो पीस के खाने वाला या फिर ऑलरेडी पैकेट में पड़ा हुआ है जो कि आयोडीन उसमें मिला हुआ है, उस तरह का नमक यूज़ करते थे। ठीक है, और आयोडीन वाला जो नमक होता था वो जनरली पैकेट वाला होता था। और वो जो क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्ट हुआ करता था उसमें ज़रूरी नहीं होता था कि उसमें आयोडीन हो ही। और यही कारण है कि पुराने ज़माने में गॉइटर जो बीमारी होती है, जो जिसके बारे में हमें पता है कि नमक की कमी से हो सकती है। ठीक है, तो वो आयोडीन की कमी से हो सकती है एक्चुअली। तो वो क्यों होता था? क्योंकि जनरली जो लोग नॉर्मली नमक खाते थे उसमें आयोडीन नहीं होता था। जो क्रिस्टल वाला नमक पीस के खाते थे उसमें आयोडीन होने के चांसेस कम होते थे। लेकिन जो प्रोसेस्ड सॉल्ट होता था जिसमें अलग से आयोडीन मिलाया जा रहा है, तो उसकी तो गारंटी होती थी इस बात की कि उसमें आयोडीन होगा ही होगा। लेकिन आज के टाइम में हर कोई पैकेट वाला नमक खाता है, इसलिए आज के टाइम में गॉइटर जैसी बीमारियां देखने को कम मिलती हैं। आज का टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन से अगर हमने प्योर सॉलिड निकाल लिया, ठीक है, और प्योर सॉलिड किस फॉर्म में? क्रिस्टल के फॉर्म में अगर निकाल लिया, तो वो जो प्रोसेस हमने किया होगा, जिस प्रोसेस की वजह से उस सॉल्यूशन में से हमने प्योर सॉलिड बनाया हुआ हो, प्योर सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म का एक प्योर सॉलिड बनाया हो, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली क्रिस्टल होना चाहिए कोई भी एक सॉल्यूशन से हम जो भी सॉलिड ऑब्टेन कर रहे होंगे। पहली बात तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। इस तरह का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो प्योर कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जा सकता है। हमें पता है कि कॉपर सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन हम इसमें एक ऐसा प्रोसेस करें जिससे इसके हमें क्रिस्टल्स मिलें, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और ये खुद ही क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्रिस्टल फॉर्म में, दैट मीन्स कि ये प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा जो कि एक सॉलिड जैसा होगा या एक सॉलिड होगा। तो एक्टिविटी बताया हुआ है, एक्टिविटी में कह रहा है कि डिजॉल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो 5 ग्राम
कॉपर सल्फेट यूज़ करना है, मिनिमम एक बार इसका चेक कर लेना थोड़ा सा, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा तो आपको आइडिया लगेगा जब आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे कि अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं या फिर कॉपर सल्फेट का पाउडर ले रहे हैं, उसको कितना पानी में घोला जाए कि हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके या फिर फर्दर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम क्रिस्टल्स उसका ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप ढूंढोगे इंटरनेट पे तो आपको शायद मिल जाएगा। ठीक है, फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग हट जाएं। उसके बाद कह रहा है इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश। चाइना डिश अब तक आपको आइडिया लग चुका है कि चाइना डिश कैसा होता है। ठीक है, और चाइना डिश का यूज़ जनरली हम लैब्स में ही करते हैं, चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व करना होता है। और तो जो भी एक कोई वाइडेंड टाइप का कोई भी अगर कंटेनर हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो, वो जनरली हम चाइना डिश लेते हैं। ठीक है, जो जैसे ये वाला आप देख सकते हो, ये बिल्कुल समझ लो कि एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ग्लास का होता है और काफ़ी छोटा इसका स्ट्रक्चर होता है, आपके पाम के साइज़ से थोड़े से बड़े साइज़ का होता है। तो कह रहा है कि फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इसके बाद में फर्दर इसमें कॉपर सल्फेट और नहीं घुल सकता। ठीक है, या फिर इसके बाद फर्दर इवेपोरेट होने की क्षमता नहीं हो सकती। मतलब सैचुरेशन का मतलब ये है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस होना बंद हो जाए। जैसे अगर मैं पानी में नमक घोल रहा हूँ, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है नमक का पानी में घुलना, नमक और थोड़ा डालते चला जाऊँगा, एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि नमक फर्दर पानी में घुलना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया नमक का सैचुरेटेड स्टेट, जिसके बाद में अब नमक फर्दर नहीं घुलेगा पानी के अंदर। तो वैसे सैचुरेटेड स्टेट आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल गया। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल। तो इवेपोरेट करना है उस सॉल्यूशन को। पहली बात तो उस सॉल्यूशन में से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हटानी है। उसके बाद उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट कर देना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि इवेपोरेट करने के बाद में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो इवेपोरेट होने लगेगा, और उस टेम्परेचर पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब अब फर्दर ये सॉल्यूशन इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है तब तक पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही इवेपोरेट हो चुका हो। तो जब पूरा का पूरा इवेपोरेट हो चुका होगा, ठीक है, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला हुआ कि कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल। फिल्टर पेपर से एक उस सॉल्यूशन को ढकना है और उसको ठंडा होने तक वेट करना है। प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। तो ये प्रोसेस जब आप करोगे तो आप देख सकते हो कि पहले ये पाउडर्ड फॉर्म में था, सारे के सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे थे, टूटे हुए थे, अलग अलग थे। अब जब उसका क्रिस्टल बनेगा तो वो सॉलिड बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा। ऑब्वियसली इसमें भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे, लेकिन अब ये पाउडर्ड फॉर्म में नहीं, अब ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो आई होप ये आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक कॉपर सल्फेट जो आपके पास पाउडर फॉर्म में है उसका सॉल्यूशन बना के फर्दर आप उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तरीका होता है प्योरीफिकेशन का क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। ठीक है, और इस मेथड में सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि इसमें फर्दर इम्प्योरिटीज़ नहीं रह जाती हैं। अब इसको वापस से मैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो सकता है, लेकिन अब जब मैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तब इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिल्ट्रेशन मेथड से या फिर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सारी इम्प्योरिटीज़ हटा ली थी। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ समझ लो आपका एक तरीके से रिवीजन ही है। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पढ़ा हुआ है। एलिमेंट्स
element is a basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Elements are of three types, they are metals, non-metals and metalloids. तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपके पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दिया हुआ कि जो मेटल्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं थ्री टाइप्स के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स आपको पता है धातु, और नॉन मेटल्स अधातु, और मेटलॉइड्स जिसके अंदर मेटल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल के भी कैरेक्टर्स होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे हैव लस्टर. लस्टर मतलब क्या होता है? शाइन. दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. मेलिएबल मतलब पतली शीट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. डक्टाइल मतलब पतली तार के फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है कि लस्टर, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर सोनोरस. सोनोरस क्या होता है? रिंगिंग साउंड आप बोल सकते हो. जैसे जब आप घंटी बजाते हो मंदिर की, तो कुछ देर तक वो गूंजता है, तो रिंगिंग साउंड उससे निकलता है. लेकिन वही अगर लकड़ी पे अगर आप इस तरह से किसी चीज़ से हिट करो तो वो रिंगिंग साउंड नहीं उससे प्रोड्यूस होता है. वो सिर्फ और सिर्फ खट खट की आवाज़ होती है. ठीक है. मेटल्स के एग्जांपल्स हैं आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए. प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, दे डू नॉट हैव लस्टर. जस्ट ये जो प्रॉपर्टीज़ आपने देखी मेटल्स की, उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं. लस्टर इसके अंदर नहीं होगा. दे आर नॉट मेलेबल और डक्टाइल. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट सोनोरस. एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा. फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड्स. ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता रखा है कि मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल्स के भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और नॉन मेटल्स की भी रखते हैं. तो मेटलॉइड्स के बारे में कह रहा है. मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. इसमें बस आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं. 3 एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है. तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.